RPCMB। RPCMB का मतलब क्या? रटो PCMB, रटो PCMB। हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नैट और नैग। कहाँ पे? सेल वॉल में। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? नैग और नैम। इतना याद रख। एंड दिस बी इज फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो hello future medicos, how are you all of you? So my name is Jyoti Chaudhary. Today we are going to discuss about biological classification. ठीक है, तो biological classification को सबसे पहले हम ऐसे जानेंगे बच्चों कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीट एग्जामिनेशन में यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना कि अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें तो 2 क्वेश्चन थे, तो एक्सपेक्ट करो कि 2 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 2 से 4 का वेटेज लेके चलना है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ से क्लियर होंगे आपके। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपका बर्थडे है। ठीक है, आपका बर्थडे है, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले। अब आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले, आपको सारे गिफ्ट्स को ओपन करना है, खोलना है। ठीक है ना, तो खोल रहे हो आप, तो कहीं पे देख रहे हो मुझे पेन मिला, कॉपी मिली, बैट मिला, है ना, गर्ल्स को डॉल्स मिलती हैं। तो आपको कैटेगरीज पता है कि हाँ ये कैटेगरी टॉय की है, ये कैटेगरी स्टडीज की है, ये कैटेगरी चॉकलेट्स की है। तो ये कैटेगरीज आपको कैसे पता चली? क्योंकि आपने उसको क्लासीफाई किया। तो बहुत पुरानी बात है, सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे चीजों को क्लासिफाई किया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, है ना, फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आई तो बहुत सारी चीजें निकल निकल के आई। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैटेगराइज करना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको वो नोट डाउन करना है। इस सेशन में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे मोनेरा टॉपिक के ऊपर। देन वी विल डिस्कस अपॉन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, कुछ लोग इसको फंगाई भी बोलते हैं। ठीक है ना, देन प्लांटी एनिमेलिया के लिए दूसरा पूरा चैप्टर है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग। सीधे फिर यहां से डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्रायॉन्स के बारे में, एंड लाइकेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 1 by 1 हम सारे टॉपिक को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला कौन सा है? अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये नॉन साइंटिफिक है। ठीक है ना, कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड नहीं थे इसमें। तो जो भी लोगों को दिखता था, जो हमारे पूर्वज थे, एंशियंट थे, उनको जो चीज जैसे कहते हैं ना रहने के लिए दिखी तो शेल्टर कह दिया उसको, है ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर जो है चीजों को डिवाइड करते थे। ठीक है ना, तो शेल्टर, ठीक है। फिर
जो खाने वाली चीज है उसको फूड में डाल दिया, है ना, और जो पहनने वाली चीज है उसको उन्होंने क्लोथिंग कैटेगरी में डाल दिया। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान ऐसे करके क्लासिफाई होती थी चीजें, ठीक है। अब आई इसके बाद साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे हम अब अगर आज के ज़माने की बात करें, आज के डेट की बात करें, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज का नाम हमें पता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका क्या नाम था? तो फिर आया हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, क्या नाम था बताओ? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, हाँ, सिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के कौन आए? तो अरिस्टोटल, ठीक है ना। अरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि हम कैटेगराइज करेंगे प्लांट को अलग, एनिमल्स को अलग। कैसे कैटेगराइज करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एरिस्टोटल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, है ना। तो देखो कितने ज्ञानी होंगे अरिस्टोटल कि इनको इतनी बड़ी उपाधि मिली थी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी की। उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था? प्लांट्स, और दूसरा क्या था? एनिमल्स, ठीक है ना। तो कैसे कैटेगराइज किया इन्होंने, कैसे डिवीजन हुई? तो प्लांट्स को कैटेगराइज किया 3 सेगमेंट में। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको इन्होंने कह दिया हर्ब्स। जो थोड़े बड़े प्लांट दिखे इनको, जैसे झाड़ियों के जैसे, तो उसको इन्होंने कैटेगराइज किया श्रब में। एंड जो बड़े प्लांट्स थे उनको इन्होंने कैटेगराइज किया ट्रीज में, ठीक है। तो हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, ठीक है। देन एनिमल्स, इसको कैसे कैटेगराइज किया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि एक को हम बोलेंगे अनेमा और दूसरे को हम बोलेंगे इनेमा, ठीक है। तो अनीमा कौन? ए फॉर व्हाट? ए इज फॉर एब्सेंट। तो यहां पे याद रखना कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं था, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं था उसको इन्होंने कहा अनीमा, एनिमल्स। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उसको इन्होंने क्या कहा? इनेमा, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें अरिस्टोटल ने कही थी, ठीक है ना। तो आरबीसी एब्सेंट किस में है? इंसेक्ट्स में। तो उसको इन्होंने अनीमा कैटेगरी में रखा। आरबीसी प्रेजेंट किस में है? तो इनेमा में। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अस मैमल्स, ठीक है बच्चों। तो आर्टिफिशियल सिस्टम हमें यही बात कहती है कि भाई प्लांट और एनिमल, है ना, प्लांट को हर्ब, श्रब, ट्रीज, एनिमल्स को अनेमा, इनेमा में। तो इतनी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आप ये जान लो कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, ठीक है। तो इसके साइंटिस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रिवीजन आपका आराम से हो जाए। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो कैरोलस लीनियस, ठीक है। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो कोपलैंड। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो बहुत फेमस है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो आरएच विटेकर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि मैम आरएच का फुल फॉर्म, आरएच का फुल फॉर्म। तो बेटा आरएच का फुल फॉर्म है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। इनका पूरा नाम
रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर था। ठीक है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो कार्ल वूज। ठीक है। तो देखो बातें तो थोड़ी बहुत सही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें साइंटिफिक नहीं लग रहा था। अरिस्टोटल के सारे कॉन्सेप्ट से हम कन्विंस्ड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्लांट और एनिमल को कैटेगराइज किया हर्ब, श्रब और ट्री में, और एनिमल को कैटेगराइज किया अनीमा और इनामा में। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है ना। तो देखो यहाँ ध्यान देना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। इन्होंने काम वही किया, ठीक है ना, काम वही किया जैसे कि प्लांट को अलग कैटेगरी में रखा, एनिमल को अलग कैटेगरी में रखा। ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। कैसे? क्योंकि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ये टोटली बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? वन सेकेंड। हाँ, सो दिस वॉज बेस्ड ऑन the presence of cell wall। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस हाँ ऑफ सेल वॉल। ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसे कैटेगराइज किया। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे कि भाई बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल पे, तो आप देखेंगे कि भाई प्लांट में इनको क्या क्या चीजें कैटेगराइज करनी पड़ी होंगी। तो आप देखिए कि फंजाई है ना, इसके पास सेल वॉल है लेकिन काइटिन की, है ना। प्लांट्स, इनके पास तो चलो सेल वॉल है सेल्यूलोज की, है कि नहीं। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के पास भी तो सेल वॉल है, लेकिन इसको कैटेगराइज किया इन्होंने प्लांट में, है कि नहीं। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में आप प्रोटोजोअन्स को देखो भाई, इनके पास तो सेल वॉल नहीं होते हैं, तो क्या ये एनिमल्स हैं? है ना। तो ऐसे कुछ कुछ कहते हैं ना ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे हम, इन चीज़ों को हम एक्सेप्ट चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस लिखे हैं आपके एनसीईआरटी ने, उसको आप देखेंगे तो क्या क्या लिमिटेशंस आपको देखने को मिली यहाँ पे। तो लिमिटेशंस दिखी कि डिड नॉट डिफरेंशिएटेड, दे डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन, किसमें? यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कुछ दिखा ही नहीं ऐसा, है कि नहीं। फिर इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि नहीं। फिर इन्होंने सेल वॉल का भी कोई डिस्कशन नहीं किया कि भाई इसके पास सेल्यूलोज प्रेजेंट है कि काइटिन प्रेजेंट है कि पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है या पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट है ना। तो दे डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन काइटिन एंड सेल्यूलोज, एंड दे आल्सो डिड नॉट डिफरेंशिएटेड कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कर रही है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कर रही है ना। तो ये सारे लिमिटेशंस लेके आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम,
है कि नहीं? यही बात आपके एनसीईआरटी में एक एक लाइन में लिखी हुई है कि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बीच में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में, सेलुलोज एंड काइटिन के बीच में, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक के बीच में। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रख के एक नए साइंटिस्ट ने इसको एक कहते हैं ना पूरा सिनेरियो दिया। तो इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो हमने ऑलरेडी साइंटिस्ट का नाम देख लिया था, है कि नहीं? हाँ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन लेके आए थे? तो अर्नस्ट हैकेल। ठीक है ना? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि चलो एक ऐसा करते हैं, एक नई कैटेगरी बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने दिया प्रोटिस्टा। ठीक है ना बेटा? प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया कि जितने भी यूनिसेल्युलर थे उनको यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिया। ठीक है ना? सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्रोटिस्टा में पुट कर दिया। ठीक है, और फिर प्लांट्स, ठीक है ना, फिर एनिमल्स। चलो इतना काम इन्होंने किया अर्नस्ट हैकेल ने कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में पुट कर दिया। फिर बचा हमारे पास क्या? प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना? लेकिन इससे भी बात कहां बन रही थी? है कि नहीं? इससे भी बात नहीं बन रही थी बच्चों। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं थी कि भाई प्रोटिस्टा चलो ठीक है, लेकिन मोनरा का क्या किया जाए, है कि नहीं? उसमें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनको कहाँ पे कैटेगराइज किया जाए? तो फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ध्यान से देखना, ठीक है ना? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको किसने दिया था? तो कोपलैंड। हाँ, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया कि सारे प्रोकैरियोट्स के लिए एक नया किंगडम इनोवेट किया जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? मोनेरा। अच्छा एक और बात है कि मोनेरा को हम पहले से मोनेरा के नाम से नहीं जानते हैं। अर्लियर इसको इन्होंने माइकोटा बोला था। अर्लियर इसको इन्होंने क्या बोला था? माइकोटा। ठीक है ना? फिर इन्होंने दूसरा तो था ही हमारे पास प्रोटिस्टा, है कि नहीं? तो सारे प्रोकैरियोट्स को इसमें डाल दिया, सारे यूकैरियोट्स को इसमें डाल दिया, है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एंड देन वी हैव प्लांटी, एंड देन एनिमेलिया। लेकिन अब सैप्रोफाइट्स के लिए कोई जगह तो मिल ही नहीं रही है कि नहीं? सैप्रोफाइट्स के लिए कोई जगह तो मिल नहीं रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो फंजाई के लिए सुटेबल थे, वो प्लांट में फिट नहीं हो पा रहे थे। प्लांट को तो ऑटोट्रॉफिक होना जरूरी है ना, तो सैप्रोफाइट्स के लिए क्या किया गया? तो फिर लास्ट आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर.एच. विटेकर का, इनका बहुत वैल्यू है हमारे एनसीईआरटी में। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 5 किंगडम, और यहां से क्वेश्चंस भी काफी आए हैं, वो भी हम साथ साथ करते चले जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, yes, was given by R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ठीक है ना? कब दिया था? ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1969। ठीक है ना? 969 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले कैटेगरी जो थी मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, और एक नया कैटेगरी फॉर्म किया विच इज फंगाई, देन प्लांटी, एंड देन एनिमेलिया।
ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो कि क्या क्राइटेरिया थी, ठीक है ना। इन्होंने एक लाइन में बड़े अच्छे तरीके से समझाया है एनसीईआरटी में, जिसको हम एक ट्रिक के थ्रू जानेंगे। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ट्रिक क्या है क्राइटेरिया को याद करने का? तो ट्रिक है आपका आर पी सी एम बी। आर पीसीएमबी का मतलब क्या? रटो पीसीएमबी, रटो पीसीएमबी। रटो पीसीएमबी मतलब क्या? तो रिप्रोडक्शन, ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी में लिखी हैं। रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरी कैटेगरी क्या थी? तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन्होंने, जिसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो यहां पे हम सेल वॉल की बात करते हैं, है ना। और सेल्यूलर जो सेल बॉडी होती है ना, सेल टाइप प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एम फॉर व्हाट? यू ऑलरेडी नो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो है ना बढ़िया ट्रिक, तुरंत याद हो जाने वाली। हाँ, R for reproduction, P for phylogenetic relationship, C for cellular organization, M for mode of nutrition, and B for what? B for body organization. ठीक है, ठीक है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है आपका वही थायराइड। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ से अपने आप रब हो गया है ऑटोमेटिकली, इसको हम ठीक कर लेते हैं। रिलेशनशिप, हाँ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें आप सेल टाइप एंड सेल वॉल को देखते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस बॉडी, थैलॉइड है कि नहीं? थायलॉइड है, अनडिफरेंशिएटेड रूट शूट स्टेम तो नहीं है, कैसी है बॉडी की, जैसे यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, तो ऑर्गन सिस्टम बनाती है या नहीं, ये सब कैटेगरीज में आती हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बच्चों हमने क्या किया? क्राइटेरिया जाना आर पीसीएमबी से, रटो पीसीएमबी, ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपके नीट एग्जामिनेशन में, उन्होंने पूछा था विच इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। उसमें उन्होंने आंसर क्या किया था एनटीए ने, जो कि मेरे हिसाब से या फिर सारे टीचर्स के हिसाब से काफ़ी बड़ी गलती है। उन्होंने आंसर क्या किया था कि विच इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो रिप्रोडक्शन को उन्होंने रिमूव कर दिया था। जबकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रटो पीसीएमबी, है ना। तो आर तो आ रहा है, रिप्रोडक्शन तो आ रहा है, फिर इसको इन्होंने कैसे रिमूव किया? तो देखो क्या हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये सिचुएशन। बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आया, मतलब गलत किया था, सही किया था, बाद में फिर चीज़ें जो है थोड़ी सी रिजॉल्व हुई थी। बट ठीक है, जो एनसीईआरटी में है हमें उसी को फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें चार्ट के अकॉर्डिंग, कि जो चार्ट है एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू चार्ट, जो भी हम करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? सी सी एन, ठीक है, एम बी, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो कैसे करेंगे हम? तो इसको हम ऐसे करेंगे, छोड़ो छोड़ो, आई नो थोड़ा फनी है, छोड़ो छोड़ो ना मैथ बायोलॉजी, ठीक है। छोड़ो छोड़ो ना मैथ, कोई डिस्टर्ब करता है बच्चों,
मैथ बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, छोड़ो छोड़ो ना मैथ बायोलॉजी। अब सी से क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। तो सेल के टाइप है ना, देन दिस सी इज फॉर सेल वॉल है ना, एंड दिस एन इज फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है कि नहीं? दिस एम इज फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड दिस बी इज फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो दो हैं ट्रिक जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनसीईआरटी में दी गई हैं। जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया है, आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम जो एनसीईआरटी का चार्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ, ये देखो हमारे एनसीईआरटी का चार्ट एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। हाँ, चलो, एग्जैक्टली ऐसे ही है हमारे एनसीईआरटी का चार्ट। तो कैसे याद करोगे आप, छोड़ो छोड़ो ना, क्या कहते हैं, बायो मैथ को, ठीक है, या फिर मैथ बायो, जो चाहो आप वो करो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, चलो पेन का कलर चेंज करने का टाइम आ गया है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेल टाइप कैसी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया की। तो सिर्फ मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, अदरवाइज प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है ना। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया, इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की बात है नहीं। अब बात आती है सेल वॉल की, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज बिल्कुल भी नहीं है। सेल्यूलोज क्या है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है, याद रहेगा, यहाँ पे सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड है, मतलब कि पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना। तो सेल वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस पॉलीसेक्राइड, किसमें, आपके मोनरान्स में। इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ 1-2 साल से नैट, नैग और नैम में आ रहा है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल है ना, माइन्यूरोनिक एल्यूरो माइन्यूरोनिक एसिड। तो इस तरीके के कुछ नाम हैं जिसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, उसको हम लोग अभी करेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस हैं उसको आप कर लेंगे, उसको क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनरा की अगर हम बात करें तो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ unit of proteins, so they are made up of peptidoglycan, okay done. Now see प्रोटिस्टा, सो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट है, जैसे डिनोफ्लैजेलेट्स की बात करें, है कि नहीं, गोनियोलेक्स उनके पास है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक है, यहाँ प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको सेल वॉल दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सेल्यूलोज से बना हुआ ही दिखेगा, ठीक है। देन फंजाई की बात करें, सो यहाँ पे आपको सेल्यूलोज नहीं दिखता है, लेकिन प्रेजेंट विद काइटिन लिखी है। विद का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ और भी होगा। तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है ना, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टीन्स, है ना। तो हेमी सेल्यूलोज, पेक्टीन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ, फंजाई में, आपके काइटिन के अलावा, ठीक है। अब प्लांटी की बात करें तो सेल्यूलोज प्रेजेंट है यहाँ पे, एनिमेलिया सबसे इजी एब्सेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आपको पता है कि भाई मोनरा अगर प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनके पास न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के पास होता है ना। तो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इनके पास होता क्या है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, है ना। कुछ बुक्स में इंसाइपेंट न्यूक्लियस भी बोल रहे हैं इसको, जीनोफोर भी बोल रहे हैं इसको, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट हियर। देन यहाँ से आप अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है ना। तो खैर ये तो मुझे थोड़ा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि आपको इतना क्लियर ही होगा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, कभी भी आपको मल्टी सेल्युलर मोनोरास तो देखने को मिलेंगे नहीं, तो यूनिसेल्युलर, तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है प्रोटिस्टा के बारे में, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, सबको कैटेगराइज कहाँ कर दिया गया? प्रोटिस्टा में। सबको इकट्ठा किया गया, कैटेगराइज किया गया प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब हम बात करें फंजाई की। देखो कहने को तो है कि भाई ये मल्टी सेल्युलर है, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है नीट में कि कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेल्युलर है ना? मल्टी सेल्युलर, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई मल्टी सेल्युलर रहेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जल्दी आंसर कर दो आप। ठीक है ना? सो दैट एक्सेप्शन इज व्हाट? दैट इज ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, है ना? ईस्ट जो है ये यहाँ पे यूनिसेल्युलर होती है, अदरवाइज सारे क्या है? मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ओके, देन मल्टी सेल्युलर है तो इसका मतलब क्या कि मतलब कोई ऑर्गन बनाते हैं? नहीं, मल्टी सेल्युलर होने के बाद भी इनका कोई ऑर्गन नहीं है, दे डोंट हैव एनी ऑर्गन। ठीक है, या तो फिलामेंट में रहेंगे या तो कॉलोनी में रहेंगे, ऐसे ही रहते हैं, हाइफी में। ठीक है ना? सेप्टेट, एसेप्टेट, हाइफीज वगैरह होती है, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके जस्ट बाद। अब हम बात करेंगे प्लांटी की, तो टिश्यू एंड ऑर्गन सब मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना? सेल्स हैं, मल्टी सेल्युलर हैं, मल्टी सेल्युलर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वैरायटी अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे तो वो आपको कहाँ मिलेगी? तो मोनोरन्स में मिलेगी। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक तो ये होते ही है, ठीक है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी में हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। यहाँ पे केमोसिंथेटिक भी लिखा है, जो कि आपको दूसरी जगह कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहाँ इसमें से कहीं नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ यही दिख रहा है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है ना? केमोसिंथेटिक का मतलब क्या? जैसे कि अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप किया जाता है ना? और PS1 PS2 काम करती है, तो PS2 क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? तो वाटर को स्प्लिट करती है, वाटर को स्प्लिट करने की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना? तो उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। ओके, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन दे आर प्रोड्यूसिंग सल्फर, है ना? सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सो दे आर प्रोड्यूसिंग सम अदर काइंड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो PS2 जो है उनका, एक तो PS2 है ही नहीं, डायरेक्ट वो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना? कहाँ से? सनलाइट की जगह पे वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? केमिकल से, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन। जैसे H2S का एग्जाम्पल ले लो आप, है ना? फिर आपके नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं। तो केमोसिंथेटिक का मतलब होता है आपका इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? केमिकल्स। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एन H2S, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग H2O वाटर, दे आर प्रोड्यूसिंग H2S। ठीक है, ओके, सो दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम H2S। तो H2O को तोड़ते हैं तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, H2S को तोड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फर प्रोड्यूस होगा, है ना? तो कीमोसिंथेटिक आपको सिर्फ और सिर्फ मोनरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है बेटा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज है जो हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, है ना? दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर डिपेंडेंट, दे आर पैरासिटिक, दे आर टेकिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम अस। ऑलराइट, so this is happening. Okay, so they are autotrophic, chemosynthetic, H2S प्रोड्यूस कर रहे हैं, then they are heterotrophic, saprophytic and parasitic। सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आपको कहाँ दिखती है? बताइए, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आपको कहाँ दिखती है? सिंपल सी बात है मोनरा, ये क्वेश्चन भी आया है कि सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ, कहते हैं ना, न्यूट्रिशन कहाँ होती है? तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर मोनरा। ओके, देन लेट्स कम ऑन टू प्रोटिस्टा। ओके, सो प्रोटिस्टा में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे हम बात करें फंगाई की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही है, क्या, सैप्रोफिटिक। ठीक है, देखो इनका ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी तो आप वहां पे ये चीज को ध्यान देंगे कि हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक पैरासिटिक है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में इसको फिक्स भी करते हैं कितने सारे कितने सारे फंजाइस एंड बैक्टीरिया भी करते हैं इस काम को। सो दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द organic dead and decaying matter and they are converting all those organic dead and decaying matter into inorganic nutrients. So this is going to happen from here. Okay, so बहुत important है, they are saprophytic parasites. Okay, then planting. So they are autotrophic, photosynthetic. All right, all of you. Then animals में completely heterotrophic. भाई कहीं से कोई नाम निशान नहीं है इनका ऑटोट्रॉफिक होने का, ठीक है ना, कहीं से कोई नामो निशान नहीं है ऑटोट्रॉफिक होने का। देर कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, है ना। तो यहाँ पे इंजेशन करते हैं, देन डाइजेशन करते हैं, देन एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड देन इजेशन करते हैं, है ना। 5 स्टेप्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑल ऑफ यू डन। So this is from your NCERT. I think we have discussed almost everything. Now let's discuss upon the next thing. ठीक है ना, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक को। तो हमारा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मोनरा किंगडम, which is very important, very 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 important। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं सब इसी में है। इसके बाद आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से सब कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो मोनरा में जितने भी बैक्टीरियाज हैं सबको पुट कर दिया, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको पुट कर दिया। तो इसके लिए आपको पता है ना कि बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है बेटा। सो दिस इज द मोस्ट abundant kingdom, okay, and they are ubiquitous। ubiquitous का मतलब क्या होता है? ubiquitous का मतलब होता है almost everywhere। ठीक है, and then they have wide range of, वाइड रेंज लिख दो, वाइड वेराइटी लिख दो, वाइड रेंज ऑफ क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये ऐसे 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 जगह पे रहते हैं जिसकी वजह से इनको काफी लोग कई तरह का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो बड़े ही एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलेंगे, जहां कुछ नहीं मिलता वहां बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। सो दे कैन सर्वाइव मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो कुछ बच्चे इसको खतरों के खिलाड़ी भी बोलते हैं, है ना। जहां कुछ नहीं मिलेगा वहां बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है, हर जगह। जस्ट टेक एन एग्जांपल, डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स, है ना, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मोनरा। अब मोनरा को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोनरा को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं मोनरा के बारे में। अब इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको। मोनरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा एक्साइटिंग सा, कहते हैं ना, ये है टॉपिक है। मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में, ठीक है। देखिए, तो मोनरा की अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरी कर दो इसको। पहला क्या हो गया तुम्हारा? आर्की बैक्टीरिया। क्या हो गया बच्चों? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाता है आपका? यू बैक्टीरिया, ठीक है।
यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अरे वाह, ये भी ऐसे ही हो जाता। चलो ठीक है, सो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। हाँ, चलो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं यू आर्की बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे बेसिकली देखो हमें क्या पढ़ना है, अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसको हटाना चाह रही थी, एक मिनट, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सपोर्ट करता हुआ 3 हमें एग्जाम्पल मिलेगा। सबसे पहला क्या एंशिएंट बैक्टीरिया में, सो दैट इज हैलोफाइल्स। ठीक है, देन थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है बेटा, फिर हम यहां बात करेंगे मिथानोजेंस की। चलिए, इतनी चीजें हमें आर्की बैक्टीरिया में पढ़नी है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथानोजेंस। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है ना, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है ना, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वही पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सेल, इसमें एग्जांपल आता है आपका पीपीएलओ का, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो ये बेसिक से आपके जो है टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक तो आप नोट डाउन करो, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसमें मैंने देखा है बच्चों को काफी कंफ्यूज होते हुए, चलो उसको क्लियर करते हैं। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलो फटाफट से करते हैं बच्चों। तो ये जो है टॉपिक्स को अभी कवर अप करो, उसके बाद थोड़ा सा इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, सेल वॉल की। जनरली सेल वॉल के कंपोजिशन की बात नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन सेल वॉल का कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चलो बैक्टीरियल सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे बनी है बेटा? पहले तो इसकी अगर हम बात करें, सो दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, और दूसरा क्या है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, इट्स अ टाइप ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके जो मोनोमर्स हैं वो कौन है? तो नैग और नैम। ठीक है, नैग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल, एक मिनट, ग्लूकोसमाइन। ठीक है, बेटा ग्लूकोसेमाइन को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया। एक मिनट, हाँ, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। और नाम का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
ठीक है, तो दे आर, दिस पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकिन है तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के, है ना, प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं, इसमें लाइसिन आर्जिनिन रिच आ जाते हैं सारे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब यहाँ ध्यान देना, आर्की बैक्टीरिया की बात करें, चलो आर्की लिखते हैं ऐसे, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो आर्की बैक्टीरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पॉलीसेकेराइड तो है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पॉलीसेकेराइड। एंड प्लस नो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन को, तो इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नो पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, नो पेप्टिडोग्लाइकन मींस व्हाट, स्यूडोमोरिन, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका नैग और नैम दोनों प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ नैग प्रेजेंट होगा, और नैग के साथ क्या प्रेजेंट होगा, नैट प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, यहाँ से नैग और नैट प्रेजेंट है कहाँ, आर्की बैक्टीरिया में। और अगर हम बात करें, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से यू बैक्टीरिया लिखो, तो यू बैक्टीरिया में आपका नैग और नैम दोनों प्रेजेंट है। ठीक है ना, स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नैग और नैट प्रेजेंट होता है। चलो, नैग और नैम का हमने फुल फॉर्म तो जान लिया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, लेकिन नैट का फुल फॉर्म क्या है, तो नैट का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल एलोसा माइन्यूरॉन म्यूरामिक, हाँ एक मिनट, एंड एलोसा थोड़ा सा बड़ा नाम है, माइन्यूरॉनिक एसिड। ठीक है, सो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके जाने, तो कैसे जानेंगे कि भाई अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नैट और नैग। कहाँ पे, सेल वॉल में। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, नैग और नैम। इतना याद रखना है आपको, बाकी बेसिक चीजें अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्की बैक्टीरिया में नैट और नैग प्रेजेंट है, यू बैक्टीरिया में नैग और नैम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको जाननी थी। ठीक है ना, सेल वॉल के बारे में। ओके, स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकिन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या बोल दिया हमने इसको, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, थक गया हूँ।